अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश-व-खुर्रम, शादो-आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आपकी हर तकलीफ़ों को आपसे हमेशा दूर रखे। आमीन। तो चलिए मेरी मतलब की तरफ आप लोग कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, जो नए जुड़ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए न जाइए। सब्सक्राइब करिए ताकि मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ सकूँ और आप लोग लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आप लोग बिल्कुल करते ही नहीं हैं। चलिए, आज की कहानी की तरफ आ जाते हैं। आज की कहानी का नाम है एक बड़ी कहानी। मतलब कहानी का नाम ही है एक बड़ी कहानी। राइटर हैं मंज़र इमाम साहब। इनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं और सबक आमोज़ होती हैं। तो आप लोगों को भी बिल्कुल पसंद आएगी। तो हम शुरू करते हैं आज की कहानी। हम इन्हें मुसाफिर कहते थे। हम क्या कहते थे, उन्होंने खुद ही अपना तारुफ इस अंदाज में करवाया था। वो गर्मी की एक बेचैन कर देने वाली दोपहर थी जब वो मेरे दफ्तर में तशरीफ लाए थे। दरमियाना कद, कदरे फरबही माइल बदन, हल्की सी दाढ़ी, आंखों पर ऐनक लगी हुई, लिबास पुराना, बगल में एक थैला दबाए हुए, पान से दांत और जुबान गंदित। वो सीधे मेरी मेज की तरफ आए। आप ही इस रिसाले के एडिटर हैं? उन्होंने सवाल किया। जी हाँ, मैं ही हूँ, तशरीफ़ रखिए। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। एडिटर साहब, मैं मुसाफिर हूँ। उन्होंने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया। आपने मेरा नाम सुना तो होगा। मेरी बदकिस्मती कि मैं आपका नाम नहीं सुन सका हूँ। कोई बात नहीं। उन्होंने एक मैले से रुमाल से अपना पसीना खुश्क किया। बहुत गर्मी है जनाब। क़यामत के बेशुमार निशानियों में से एक निशानी। जी हाँ, आज वाकई बहुत गर्मी है। मैंने गर्दन हिलाई। फरमाए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जनाब, मैं अफसाना निगार हूँ। ये जुमला फ़ख्रिया अंदाज से कहा गया था। अच्छा, कहाँ शाये होते हैं आपके अफसाने? मैंने पूछा। अभी तक तो कहीं शाये नहीं हुए हैं, उन्होंने जवाब दिया। मैं एक दो रिसालों में अपनी कहानियाँ लेकर गया हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं आजकल का मेयार क्या है। कौन है जिसको अदब के मायने भी मालूम हो? तो क्या उन्होंने इनकार कर दिया? जी हाँ, साफ इनकार। नालायक लोग, इन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा मौका गंवा दिया है। अगर वो मुझे छाप देते तो आने वाले बरसों में फ़ख्र से बता सकते थे कि मुसाफिर को उन्होंने मुतारिफ़ करवाया है। खैर, मैं इसीलिए आपके पास अफ़साने लेकर आया हूँ। कितने अफ़साने हैं? अभी तो सिर्फ़ 5 लाया हूँ। अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो फिर लाइन लगा दूँगा। उन्होंने अपने चर्मी बैग से कागज़ात का एक पुलिंदा निकालकर मेज़ पर रख दिया। ठीक है, आप अपनी कहानियाँ छोड़ जाएँ, मैं देखकर फ़ैसला करूँगा। आप अपना राब्ता नंबर भी दे दीजिएगा। मैं कहानियाँ छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इन कहानियों के सिर्फ़ उन्वानात सुन लें। उससे आपको मेरी तख्लीकी सलाहियतों का अंदाज़ा भी हो जाएगा और ये भी मालूम हो जाएगा कि मेरी कहानियाँ कैसी अछूती और नए मौज़ूआत पर होंगी। ज़रूर, इसमें कोई हर्ज नहीं है। चलिए सुनाइए। जी सुनिए, पहली कहानी का उन्वान है बादलों की हसीना। क्यों, चौंक गए ना? जी जनाब, वाकई चौंक गया हूँ, मैंने कहा। बादलों की हसीना, वाह क्या बात है। और दूसरी कहानी, तुम कहाँ हो? क्या फरमाया? तुम कहाँ हो? ये कैसा उन्वान है? चौंक गए ना? यही तो कमाल है मेरी कहानियों का। हर हर सफ़े पर चौंकाती है मेरी तहरीर। पढ़ने वालों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अब तीसरी कहानी का उन्वान सुन ले, रात और धूप की शादी। अब इस उन्वान को सुनकर तो मैं मुस्कुरा दिया। मुस्कुराए नहीं जनाब, कहानी पढ़ेंगे फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैंने रात और धूप की शादी से क्या मफ़हूम लिया है। ज़रूर ज़रूर, अब तो ज़रूर पढ़ूंगा। और चौथी कहानी का क्या उन्वान है? उन्वान आप रख लें, उन्होंने कहा। यानी आप ये चाहते हैं कि इस कहानी का उन्वान मैं रख लूं? नहीं जनाब, वो तंजिया तौर पर मुस्कुराए। इसका उन्वान ही यही है कि उन्वान आप रख लें। वाह, ये तो वाकई बहुत अछूता उन्वान है। मैंने उनकी तारीफ की। शुक्रिया, मैंने बताया ना कि मैं एक मुनफरिद तख्लीकी जहन का इंसान हूँ। मैं पुरानी डगर पर तो चलता ही नहीं हूँ। हर काम में अछूतेपन की तलाश रहती है। बहरहाल, अब ज़रा पांचवी कहानी की तरफ आ जाएं। इसका उन्वान है समंदर घास खाता है। इस बार मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका, लेकिन क्या मजाल है जो उनके माथे पर शिकन भी आई हो। मेरे खामोश होने का इंतज़ार बड़े सब्र से करते रहे।
वाह जनाब वाह, क्या उन्वान है। समंदर घास खाता है। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास 40 कहानियां हैं और हर कहानी का उन्वान एक से एक है। जी जनाब, कम से कम इस बात पर तो यकीन आ ही गया है। और जब कहानियां पढ़ लेंगे तो मेरी बेपनाह तख्लीकी सलाहियतों पर भी यकीन आ जाएगा। मुसाफिर साहब ने कहा। तो फिर मैं जवाब लेने के लिए कब हाजिर हो जाऊं? आपने अपना मोबाइल नंबर तो लिख ही दिया है, मैं फ़ोन करके बता दूंगा आपको। अरे साहब, मुझे फ़ोन वगैरह पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। जो बात सामने बैठकर हो सकती है वो फ़ोन पर नहीं हो सकती। तो फिर अगले हफ्ते तशरीफ़ ले आए, मैं उस दौरान में आपकी कहानियाँ भी पढ़ लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुसाफिर साहब अपनी कहानियाँ छोड़कर मुझसे हाथ मिलाकर रुखसत हो गए। वो एक दिलचस्प किरदार थे। उनके जाने के बाद आस-पास बैठे लोग मेरे पास आ गए। सब ने उनकी बातें सुन ली थी, इसलिए हर शख्स दिल खोलकर तबसरे कर रहा था। खुद मैं भी हंस-हंस कर बेहाल हुआ जा रहा था। मैंने एक अजीब व गरीब उन्वानात की कहानियाँ पढ़ी। ये सब वैसी ही थी जैसी कहानियां आम तौर पर बच्चे लिखा करते हैं। न कोई ख्याल, न प्लॉट और न ही मजबूत तर्ज तहरीर। सब के सब बस यूं ही सी थी। मुसाफिर साहब कुछ दिनों के बाद तशरीफ लाए। बहुत पुरुम्मीद दिखाई दे रहे थे। जी जनाब, आपने मेरी कहानियां तो पढ़ ली होंगी? जी हाँ जनाब, पढ़ ली हैं। तो फिर कब तक शाये हो रही हैं? मुसाफिर साहब अफसोस के साथ। बस बस रहने दें, उन्होंने मेरी बात काट दी। आप भी मेरी तख्लीकी जहन तक नहीं पहुंच सके। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं उर्दू की सबसे शाहकार कहानी आपको तख्लीक करके दिखाऊंगा। बता दूंगा कि बड़ी कहानियां होती क्या हैं। जी हाँ मुसाफिर साहब, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप में सलाहियतें हैं, बस थोड़ा सा आप प्लॉट पर तवज्जो दें तो एक बड़ी कहानी लिख सकते हैं। मुसाफिर साहब अपनी कहानियां लेकर वापस चले गए। मुझे अफसोस तो हुआ था, लेकिन क्या कर सकता था। बकौल अनवर शऊर के, दोस्त तुम अच्छे हो लेकिन शायर कह नहीं सकता। दोस्ती अपनी जगह है, शायरी अपनी जगह। हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। इसके बाद बहुत दिनों तक मुसाफिर साहब का कोई पता नहीं चला। वैसे इनका मोबाइल नंबर मेरे पास था, लेकिन फ़ोन करता तो क्या करता और उनसे क्या कहता। एक दिन वो मुझे कहीं रास्ते में मिल गए। मुझे देखकर खुद ही मेरे पास चले आए। हालांकि मैं शर्मिंदगी की वजह से कतराकर निकल जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने आकर बड़ी गर्मजोशी से मुझे पकड़ लिया। अरे जमाल साहब, आप कैसे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मुसाफिर साहब, आप तो जानते हैं कि मेरा ऑफिस इसी रोड पर है, आगे जाकर। मैंने उसे बताया। तो कभी कभी मैं रिक्शा या टैक्सी को छोड़कर वॉक करता हुआ ही वहाँ पर चला जाता हूँ। ये तो बहुत अच्छी आदत है, इस तरह सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है। और आप यहाँ कहाँ भाई? जिस तरह आपका ऑफिस यहाँ से करीब है, इसी तरह मेरा घर भी यहाँ से करीब है। आए, मैं आपको सामने वाले होटल से चाय पिलाता हूँ। नहीं मुसाफिर साहब, फिर कभी सही। ओहो, तकल्लुफ न करें, आ जाए। आपको ऐसी चाय पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। मुसाफिर साहब मुझे अपने साथ लिए होटल में आ गए। ये एक आम सा होटल था, लेकिन इसकी चाय वाकई बहुत लजीज थी। एडिटर साहब, आजकल मैं एक बड़ी कहानी लिखने की प्लानिंग कर रहा हूँ, मुसाफिर साहब ने चाय पीने के दौरान बताया। ऐसी कहानी जो बराहे रास्त दिल में उतर जाए, जो आंखों को नम कर दे। आप भी मान जाएंगे कि मुसाफिर में कैसी सलाहियतें मौजूद हैं। क्यों नहीं मुसाफिर साहब, क्यों नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप में यही लगन रही तो आप एक दिन बहुत बड़ी कहानी तख्लीक कर ही लेंगे। हमने चाय खत्म कर दी। मैंने उनसे इजाज़त चाही और अपने दफ्तर आ गया। वो आदमी मुझे पुरखुलूस और सीधा साधा दिखाई दिया था। बस एक ही प्रॉब्लम थी उसके साथ कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कहानी लिखने के जुनून में मुब्तला था। आमतौर पर कहानियाँ लिखने वाले अपने जहन में कोई प्लॉट बना लेते हैं और ये समझते हैं कि बस उन्होंने एक शाहकार कहानी की तख्लीक कर ली है, जबकि इन्हें ये मालूम ही नहीं कि सिर्फ प्लॉट के कहानी बनने तक खून थूकना पड़ जाता है। ये कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल कई दिनों के बाद फिर उस रास्ते पर मुसाफिर साहब से मुलाकात हो गई। इस बार उनकी जिद कुछ और ही थी। जनाब, अब तो मैं इस तरह नहीं जाने दूंगा आपको। मुसाफिर साहब, आप तो मुझे चाय पिलवा ही चुके हैं। मैंने कहा। चाय नहीं जनाब, कबाब। मुसाफिर ने कहा। मेरे अपने हाथ के कबाब। आपने इतने लजीज कबाब कभी नहीं खाए होंगे। वाह मुसाफिर साहब, आप तो इस फन के भी माहिर मालूम होते हैं। बस आप आ जाएं, मेरा घर तो यहाँ करीब ही है। 10 मिनट के लिए आ जाएं प्लीज़। उसने ये बात इतनी आजिज़ी और खुलूस से कही थी कि मैं इनकार नहीं कर सका और उनके साथ हो लिया। उनका घर इसी रोड पर आगे जाकर था। एक मंजिला पुराना सा मकान, जिसके बैरूनी दरवाजे पर एक
पर्दा पड़ा हुआ था। मुसाफिर ने पर्दा हटाकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। आ जाएं जनाब, ये खाना बेतकल्लुफ है। मैं अंदर आ गया। 2 कमरे थे इस घर में। एक कमरे को बैठक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता होगा, उसने मुझे उसी बैठक में ले जाकर बैठा दिया। दूसरे कमरे से बच्चों के बोलने हंसने की आवाज़ें आ रही थी। तशरीफ़ रखें, मैं अभी हाजिर होता हूँ। उसने एक कुर्सी पर बैठकर इधर उधर का जायज़ा लिया। बहुत मामूली सा फर्नीचर, एक कोने में एक मेज़, कुछ किताबें रखी हुई थी। ये किताबें बच्चों के कोर्स की मालूम होती थी। कुछ देर बाद 8 बरस की एक प्यारी सी बच्ची एक ट्रे में एक गिलास पानी लिए हुए दाखिल हुई। उसने बहुत अदब से सलाम किया। अंकल, अब्बू अभी आ रहे हैं, उसने बताया। आप पानी पी लें। रख दो बेटा। बच्ची ने गिलास मेरी तरफ बढ़ाकर ट्रे एक तरफ रख दी। उसके हर अंदाज से उसकी तरबियत और सलीके का इजहार हो रहा था। क्या नाम है बेटा? मैंने उससे पूछा। बुशरा, उसने बताया। स्कूल में पढ़ती हो? जी अंकल, तीसरी जमात में पढ़ती हूँ, उसने बहुत सलीके से जवाब दिया। इतनी देर में मुसाफिर भी ट्रे लेकर दाखिल हो गया, जिसमें कबाब थे और जिनकी खुशबू से पूरा कमरा मुअत्तर हो गया था। मुसाफिर साहब, आपकी ये बच्ची बहुत बासलीका है, मैंने तारीफ की। जी हाँ, मुसाफिर ने बड़े फख्र और प्यार से बच्ची के सर पर हाथ रखते हुए कहा। ये है तो छोटी, लेकिन है पूरी कयामत। अब्बू, बच्ची नाच से ठुनकने लगी। अरे मैं तो यूं ही कह रहा था। अब जाओ शाबाश, अपनी किताबें लेती जाओ। जवाद को भी बिठा लेना, उसने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया है। जी अब्बू। बच्ची ने मेज पर रखी हुई किताबें समेटी और मुझे खुदा हाफिज कहती हुई बाहर चली गई। माशाअल्लाह, आपकी बेगम ने बहुत अच्छी तरबियत दी है बच्ची को। बेगम? वो एक लम्हे के लिए चुप सा हो गया, फिर उसने बात बदल दी। चले छोड़े, आप ये कबाब खाएं। न जाने क्यों वो बेगम के जिक्र को गोल कर गया। मैंने भी उसे कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। बहुत मुमकिन था कि उसकी बेगम का इंतकाल हो गया हो या दोनों में अलहदगी हो गई हो। कुछ ऐसा ही मामला मालूम होता था। कबाब वाकई में बहुत लजीज थे। अगर उसकी बेगम नहीं थी तो यकीनन ये कबाब उसी ने बनाए होंगे। मैंने दिल खोलकर उसकी तारीफ की और इजाज़त लेकर आ गया। उस दिन किसी कहानी वगैरह के मौजू पर कोई बात ही नहीं हुई थी। कुछ दिनों के बाद फिर मुलाकात हो गई। अब ये मुलाकात रास्ते में नहीं हुई थी, बल्कि वो मेरे दफ्तर में आ गया था। जमाल साहब, आपको जहमत देने आया हूँ। शाम की चाय हमारे साथ होगी। अरे मुसाफिर साहब, क्यों जहमत करते हैं? भाई साहब, आज मेरे जवाद की आमीन है, वो खुश होकर बोला। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह पढ़ाकर चले जाएंगे। बस आप होंगे और मोहल्ले के 2-4 अफराद। ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका होगा। आप आएंगे तो खुशी दोबाला हो जाएगी। मुसाफिर साहब, इस मुबारक मौके पर तो मैं ज़रूर आऊँगा। खुदा आपको खुशियाँ दे और बच्चे के इल्म में इजाफा करे। शाम को मैं उसके घर पर पहुंच गया। छोटे से आंगन में बहुत मामूली सा एहतमाम किया गया था। एक तरफ एक छोटा सा तख्त था, उस पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। मेरे अलावा और भी 4-5 आदमी थे। एक मौलवी साहब भी थे जिनके गले में हार था। एक बच्चा था, वो भी बहुत प्यारा सा था, उसने भी हार पहन रखा था। मुसाफिर ने इस बच्चे का तारुफ करवाया। ये जवाद है, बुशरा से छोटा। बच्चे ने अदब से सलाम किया। मैंने उसे दुआएं दी। आमीन की रस्म ख़त्म हुई। मुसाफिर ने खाने पीने का इंतज़ाम कर रखा था। इस मौके पर उसकी खुशी देखने के काबिल थी। लोग उसे मुबारकबाद दे रहे थे और वो खुशी से निहाल हुआ जा रहा था। इस वक्त पता चल रहा था कि मोहब्बत करने वाले किसी बाप के जज्बात और एहसासात क्या होते हैं। नाश्ते से फरागत के बाद मुसाफिर ने कहा, भाइयों, अब मैं चाय लेकर आता हूँ, चाय पी कर जाइएगा। सब बैठे रहे। मुसाफिर शायद चाय लेने चला गया था। भाई, ये तो कमाल का आदमी निकला, मोहल्ले का आदमी दूसरे आदमी से कह रहा था, वरना आजकल कौन किसी के लिए इतना करता है। जनाब, अपनी औलाद के लिए तो करना ही पड़ता है, मैंने मुदाखलत की। अपनी औलाद? उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। शायद आपको मालूम नहीं। क्या नहीं मालूम? इस बेचारी की औलाद कहाँ है? बल्कि इसने तो अभी तक शादी ही नहीं की। क्या? मैं हैरान रह गया। तो फिर ये बच्चे? अरे ये तो लावारिस बच्चे थे, दूसरे ने बताया। किसी ढेर पर पड़े हुए थे। ये जवान का बच्चा दोनों को उठाकर ले आया और हमारी आंखों के सामने इस तरह दोनों की परवरिश की है कि क्या कोई सगा बाप करेगा। माँ बनकर सीने से लगाकर रखा है दोनों को। एहसास तक नहीं होने देता उनको कि वो लावारिस हैं। उनको यही बताया है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। हम मोहल्ले वाले भी इस बात का लिहाज रखते हैं। इस दौरान में मुसाफिर ट्रे में चाय लेकर आ गया। ये ले भाइयों, गरम गरम चाय तैयार है। और आज तो जवाद मियाँ ने भी चाय बनाने में मेरा साथ दिया है।
میں اس آدمی کی طرف دیکھ رہا تھا جس کا قد اچانک بہت بڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا افسانہ نگار، سب سے بڑا کہانی نگار ہو گیا تھا۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، مسافر، تم نے دنیا کی سب سے بڑی کہانی لکھ لی ہے۔ دوسری کہانیاں تو کاغذوں پر لکھی جاتی ہے، لیکن تم نے اپنی یہ شاہکار کہانی دلوں پر لکھ دی ہے۔ یو آر گریٹ مسافر، یو آر گریٹ۔ بس اتنی تھی کہانی، یہاں پر ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ ضرور کمنٹس کر کے بتائیے آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگی، اور لائک کریے پسند آئے تو، اور شیئر بھی کریے، اور جو لوگ نئے جڑیں گے پلیز 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 سبسکرائب کریے، مجھے تھوڑا سا تو اور آگے بڑھائیے۔ چلیے پھر، اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔